The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। अंग्रेज़ों के जाने के बाद जब एक नए भारत की कल्पना की गई तो उसमें राज्य की विराट शक्तियों को 3 हिस्सों में बांटा गया। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून पर अमल करती है और न्यायपालिका जो न्याय करती है। संविधान निर्माताओं ने पूरी दुनिया के सबसे अच्छी राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उसके बाद संविधान में लिखा कि राज्य के ये तीनों अंग बराबर हैं, सभी को अपना काम करना है, दूसरे के काम में दखल नहीं देना है। पर ये पुरानी भारत हो गई। 2020 का भारत नया भारत है, उसे अब पुराने तरीकों की ज़रूरत नहीं। इसलिए समय आ गया है कि इन 3 अंगों में से एक को रिटायर कर दिया जाए। पर किसे किया जाए? विधायिका को नहीं कर सकते, क्योंकि समय समय पर सांसदों विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करना होता है। कार्यपालिका को रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भैया नेता अगर PM CM न बन पाए तो सत्ता और सरकार का मतलब क्या रह जाएगा। तो ऐसा करते हैं, न्यायपालिका को ये काम सौंप देते हैं, खुद के रिटायरमेंट का, क्योंकि उसका काम तो पुलिस पूरी तत्परता से कर रही है। और इस तत्परता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। अब देखिए ना, 8 पुलिस वालों को घेर कर मारने वाला कुख्यात अपराधी विकास दुबे मंदिर के गार्ड के हाथ आ गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो यूपी पुलिस के हाथ आया, घंटों के भीतर कथित न्याय हो गया। कोई तहरीर नहीं, कोई तारीख नहीं, ना ही अदालत की जगह, पुलिस ने खुद ही फैसला सुना दिया। विकास दुबे को सजाए मौत दे दी गई पुलिस की गोली से। इसीलिए हम कहते हैं, भारत की पूरी न्यायपालिका का काम अब यूपी पुलिस को सौंपे जाने का वक्त आ गया है। ये वीडियो देखिए। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। 9 जुलाई को जब हमने ये तस्वीरें टीवी पर देखी तो गुस्सा आया। सोचा कि दुर्दांत होने के साथ साथ ये बेशर्म भी है अपराधी। पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही है, लेकिन वो अपनी ठसक के ऐलान में लगा है। लेकिन पूरे 24 घंटे भी नहीं लगे इस बात का मतलब बदलने में। विकास ने जो किया उसके लिए लल्लन टॉप को उससे किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं, किसी भी कानून का पालन करने वाले नागरिक को नहीं हो सकती। इसलिए हमने बीते दिन के शो में भी कहा था कि विकास को न्यायपालिका से ऐसी सज़ा मिले कि वो नज़ीर बने, सख्त से सख्त सज़ा मिले। लेकिन उससे पहले विकास से भरपूर पूछताछ हो, ताकि पूरे गठजोड़ का खुलासा हो। पर ऐसा नहीं हुआ। कल के शो से आपके शो तक क्या हुआ, एक वीडियो दोबारा देख लीजिए, जो वो ठसक के ऐलान की जगह मदद की गुहार जैसा लग रहा है। जैसे वो दुनिया को बताना चाहता हो कि देखो, मैं वही आदमी हूँ जिसके तमाम साथी एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। अब मैं पुलिस की गिरफ्त में हूँ, आप लोग गवाह हैं। कल सुबह से आज सुबह तक 24 घंटे बीत गए, आप लोग गवाह हैं। बीच में एक रात आई, रात के अंधेरे के पार जो कुछ हुआ वो किसी B ग्रेड हिंदी फिल्म की कहानी से अलग नहीं है। एक अपराधी का कथित एनकाउंटर होता है, पुलिस एक कहानी बुनती है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। विकास दुबे के एनकाउंटर की इस कहानी में भी कुछ इसी तरह के प्रिडिक्टेबल पेच हैं। जो हुआ वो पहली बार नहीं हुआ। एनकाउंटर वाले न्याय की महान परंपरा हमारे देश में दशकों से है, लेकिन ये जिस ढंग से हुआ, जिस बेशर्मी से हुआ, उससे कई लोगों को जो ये कहते हैं कि हम में और तालिबानियों में, हम में और भीड़ के शासन में, हम में और दूसरों में एक फ़र्क है, एक समुचित न्याय व्यवस्था का फ़र्क, उन सबको अफसोस ज़रूर हुआ। इसलिए आज का लल्लन टॉप शो सिर्फ इसी अफसोस की कहानी बयान करेगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते यूपी पुलिस विकास दुबे के कानपुर पहुंचने का इंतज़ार नहीं कर पाई, और विकास दुबे ऐसा क्या जानता था जिसकी वजह से उसे खामोश कर देना इतना ज़रूरी था। सोशल मीडिया पर हमारी भी नज़र गई, पुलिस वाले शहीद हुए तो हमें भी गुस्सा आया।
और हमें भी लगा कि इन अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन हमें ये भी लगा कि सिर्फ एक अपराधी को मार देने से व्यवस्था की सफाई नहीं हो जाएगी, इसलिए ज़रूरी था कि उसके साथ मिली भगत किसकी थी इसके बारे में जाना जाए। और उसके लिए विकास दुबे का कुछ समय के लिए ही सही जीवित रहना ज़रूरी था। आप कहेंगे भैया लल्लन टॉप कुछ समय के लिए का क्या तात्पर्य? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के जघन्य अपराध में जो लोग शामिल हैं उनको अदालत से जो सर्वोच्च सज़ा है वो मिलनी चाहिए, पर वो सज़ा तो पुलिस ने पहले ही अपने ढंग से दे दी। तो दिक्कत कहाँ है? सिस्टम की क्या कोई खामी है? इस पर विचार करते हैं। उज्जैन की इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। विकास दुबे जब सड़क पर जोर से अपनी पहचान बताता है तो पुलिस वालों के चेहरे पर यह भाव होता है जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। एक पुलिस वाला विकास दुबे के सर पर पीछे से मारता है, दूसरा गर्दन पकड़कर उसका मुंह बंद कराने की कोशिश करता है और फिर किसी पुलिस वाले की आवाज़ आती है, शर्मा जी मरवाओगे। क्या मतलब रहा होगा इसका? मतलब सोशल मीडिया यूजर्स ने निकाला। मतलब ये कि विकास दुबे को अपने एनकाउंटर का डर था, इसलिए उसने ज़ोर से अपनी पहचान बताई ताकि लोगों को पता चल जाए कि उसे पकड़ लिया गया है, खबर मीडिया तक पहुंच जाए और उसका एनकाउंटर ना हो। पहले भी कई अपराधियों ने ऐसा किया है कि बहुत ज़ोर से हल्ला मचा के सरेंडर किया है ताकि पुलिस मार न दे। इस कोशिश में विकास दुबे यहाँ पर तो सफल हुआ, मीडिया के कैमरे उसके पीछे लग गए, लेकिन तब तक के लिए जब तक पुलिस ने मीडिया को रोक नहीं दिया। फिर भी कल दिन भर लोग ट्विटर पर लिखते रहे कि विकास दुबे का एनकाउंटर होगा पुलिस के गिरफ्तार करने के बावजूद, और एनकाउंटर की कहानी ये होगी कि विकास दुबे हथियार छीनकर भागने की कोशिश करेगा और पुलिस उसे गोली मार देगी। इन ट्वीट्स पर नजर डालिए। आशीष मिश्र ने 9 जुलाई की सुबह 10 बजे से पहले ही ट्वीट कर दिया था, कीपिंग रिप दुबे ट्वीट रेडी। आज उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। पत्रकार कमलेश सिंह ने लिखा कि विकास यहाँ से कहाँ जाएगा? क्या किसी पुलिस वाले की बंदूक छीनने की कोशिश करेगा जिसके बाद उसका एनकाउंटर होगा? पत्रकार अरविंद गुनाशेखरन ने भी ऐसा ही लिखा। राजदीप सरदेसाई, एक और टीवी पत्रकार, उन्होंने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की बात को कोट करके लिखा कि लगता नहीं कि विकास और उसके साथियों को पकड़ा जाएगा, उनका एनकाउंटर होगा। हम इन ट्वीट्स के साथ वो खबरें भी पढ़ रहे थे जिनके मुताबिक 9 जुलाई को ही विकास के 2 साथियों का एनकाउंटर किया गया। प्रभात मिश्र की मौत एक एनकाउंटर में हुई। पुलिस के मुताबिक प्रभात भागने की कोशिश कर रहा था, उसे फरीदाबाद में पकड़ा गया था और कानपुर ले जाया जा रहा था। इसके अलावा इटावा में प्रवीण उर्फ बहुआ दुबे भी एक एनकाउंटर में मारा गया। बहुआ दुबे के घर से ही पुलिस पर सबसे ज़्यादा गोलियां चलाई गई थी। 8 जुलाई को विकास का एक और सहयोगी अमर दुबे भी एनकाउंटर में मारा गया था। इसी पैटर्न को वजह बताया गया कि विकास यूपी में नहीं रुका। शाम 5:30 बजे यूपी की एसटीएफ को बीते दिन उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे सौंप दिया। एसटीएफ ने विकास दुबे की ट्रांजिट रिमांड नहीं ली, जो कि कानूनी प्रक्रिया है। रात में ही कानपुर के लिए रवाना हो गए। रिमांड के सवाल पर जूरी वैसे बटी भी है, इसलिए इस सवाल पर बाद में लौटेंगे। फिलहाल एनकाउंटर की कहानी बताते हैं। विकास दुबे एसटीएफ के साथ में पुलिस, एमपी की एस्कॉर्ट, जब यूपी के बॉर्डर में आए तो यूपी की एस्कॉर्ट, जिन जिन जिलों को पार किया, झांसी, उरई जालौन, कानपुर देहात, उनकी एस्कॉर्ट, और पीछे पीछे मीडिया की गाड़ियाँ। रात के अंधेरे में कई जिलों की सीमा पार हुई और यूपी पुलिस 650 किलोमीटर दूर कानपुर की सीमा तक आ गई। कानपुर नगर में दाखिल हो गई। यहाँ तक की तस्वीरें मीडिया ने कैद की। फिर कानपुर के नाके के पास कहानी में ट्विस्ट आ गया। मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया। इंडिया टुडे के रिपोर्टर अरविंद ओझा भी एसटीएफ के पीछे थे, उनको भी रोक दिया गया। देखिए, जहां भी मीडिया कर्मी फॉलो कर रहे थे, मीडिया कर्मियों को रोका गया। मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं रोका नहीं, सबको निकलवा रहा है चेक। नहीं, आपने जानबूझ कर रोका है। किसी को नहीं रोका गया, आपने जानबूझ कर रोका गया। चलिए बढ़ाइए, चेकिंग चलते रहिए। क्या व्यवस्था, क्यों सिक्योरिटी थ्रेट है विकास दुबे को? विकास दुबे को सिक्योरिटी थ्रेट है क्या? रोका जा रहा है, जो जानबूझ कर कोई नहीं, चेकिंग हो रही। पूरी मीडिया को आपने जानबूझ कर नाकेबंदी की है, क्यों किया आपने? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के जो हालात है वो यहाँ पर है। आखिर सवाल यही है कि ऐसा क्या है कि क्या विकास दुबे को किसी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट है कि बाकायदा जो पुलिस है वो मीडिया के कैमरे से विकास दुबे को और उसके काफिले को छुपा कर लेकर जाना चाहती है। तो ये हालात यहाँ पर है और जानबूझ कर ट्रक रोका गया है। यहाँ से आगे अब पुलिस अकेली थी। 10 किलोमीटर दूर जाने पर पुलिस की कथित तौर पर गाड़ी पलट गई और फिर जब काफी देर बाद मीडिया वाले वहां पहुंचे तो एक्सीडेंट वाली खबर मिली। हम आपको बता दें कि विकास दुबे का जो काफिला था, जो एसटीएफ की टीम थी, ये एसटीएफ की एक गाड़ी जो है
यहाँ पर इस तरीके से पलटी हुई है। और आप देख पा रहे हैं जो तमाम एसटीएफ की टीम है, एसटीएफ के तमाम बड़े अधिकारी हैं, वो देख पा रहे हैं ये जो तमाम गाड़ियाँ हैं, ये पूरा काफिला था जो विकास दुबे को उज्जैन से लेकर आ रहा था। लेकिन गाड़ी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ी यहाँ पर पलट चुकी है यहाँ पर, और पूरी एसटीएफ की टीम भी पूरा काफिला था। लेकिन हालत ये है कि यहाँ पर जो गाड़ी पलटी है। पुलिस ने बाद में बताया कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, उसे गोली लगी है, अस्पताल ले जाया गया है। कुछ देर बाद खबर आई कि विकास दुबे मारा गया ब्रॉड डेड अस्पताल में। पूरी थ्योरी सुनाई यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने। जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई, और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। यही बात दूसरे पुलिस अधिकारियों ने और कानपुर के एसएसपी दिनेश पी ने भी बताई। सुनिए एसएसपी को। देखिए, यहाँ सचेंडी थाने के आसपास जो है बारिश के वजह से जो गाड़ियाँ हमारे मुलजिम लेके आ रहे थे स्किड होके यहाँ पे डिवाइडर में टकरा के पलट के गिरा है। गाड़ी डिसबैलेंस होकर गिरा है और इसमें जो जवान घायल हो गए थे, इसमें जो उसी समय मौके का फ़ायदा उठा के भागने की कोशिश किया, पिस्टल भी छीन लिया था उसने, और उसी समय जो है ये घटना हुई है। उन्होंने पीछे जो एसटीएफ आ रही थी, उन्होंने उसको अरेस्ट करने की कोशिश किया है, उसी में गोली चली है, तो घायल हुआ है। घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, वहाँ पे जो डॉक्टरों ने उसके इलाज के दौरान मृत्यु घोषित। एनकाउंटर कैसे हुआ, पुलिस की कहानी आपने सुन ली। अब हमारे सवालों की बारी। 15 सवालों की सूची है। ये सवाल यूपी पुलिस से पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल, यूपी पुलिस ने विकास दुबे की ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं ली? विकास दुबे उज्जैन में पकड़ा गया। यूपी की एसटीएफ को उज्जैन से कानपुर लाना था विकास दुबे को। दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 670 किलोमीटर। ये नियम है कि किसी भी अपराधी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होता है। इसलिए जब आरोपी जिस पर किसी थाने में केस दर्ज है वहाँ से ज़्यादा दूर पकड़ा जाता है, तो जहाँ पकड़ा गया वहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाता है, ट्रांजिट रिमांड ली जाती है। इसी प्रावधान के तहत बुधवार को फरीदाबाद में पकड़े गए विकास दुबे के सहयोगियों की ट्रांजिट रिमांड ली गई थी, लेकिन यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे की ट्रांजिट रिमांड नहीं ली। ये बात सामने आई। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि पुलिस गिरफ्तारी के बाद कोर्ट की तरफ बढ़ना नहीं चाहती थी? ये पहले से तय था। हालांकि हम ये जोड़ दें कि इस मामले को लेकर तेजी से और भी जानकारियां आ रही हैं। शुरुआती जानकारी थी कि ट्रांजिट रिमांड नहीं है, लेकिन यूपी एसटीएफ ने जो आधिकारिक बयान जारी किया है उसके मुताबिक विकास को उज्जैन न्यायालय से कानपुर नगर के न्यायालय लाया जा रहा था। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड लिया था? और अगर ट्रांजिट रिमांड लिया था तब पुलिस का रवैया इतना लापरवाही भरा क्यों था? दूसरा सवाल, उज्जैन में सरेंडर किया था तो विकास कानपुर आकर भागने की कोशिश क्यों कर रहा था? विकास दुबे ने उज्जैन में कथित तौर पर सरेंडर किया था। उसने खुद चिल्लाकर कहा था कि वो विकास दुबे है। जब वो खुद सरेंडर कर रहा है तो कानपुर में पहुंचते ही सरेंडर से भागने की कोशिश क्यों करेगा? उसके कई साथियों का पिछले कुछ दिनों में एनकाउंटर हुआ। क्या उसे नहीं पता था कि भागने की कोशिश में उसका भी एनकाउंटर होगा? तीसरा सवाल, क्या विकास दुबे को हथकड़ी लगाई गई थी? अगर हाँ, तो उसने पुलिस वालों से पिस्तौल कैसे छीन ली? वो दुर्दांत अपराधों का आरोपी था, खूंखार किस्म का, 5 लाख का इनामी। जब पुलिस खुद ये प्रेस को बताती फिर रही थी कि विकास के साथियों का एनकाउंटर भागने और हथियार छीनने के चलते हुआ, तो फिर उसने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि विकास के हाथ बंधे रहें? अगर उसने हथकड़ी नहीं पहन रखी थी तो ये पुलिस वालों की संगीन लापरवाही है, और अगर पहन रखी थी तो हथकड़ी के बावजूद विकास दुबे ने पिस्तौल कैसे छीन ली और पिस्तौल छीनकर वो कैसे भाग गया? चौथा सवाल, एसटीएफ के जवानों ने अपने हथियार सुरक्षित क्यों नहीं पकड़े? विकास को उज्जैन से कानपुर लाने के लिए यूपी की एसटीएफ गई थी, स्पेशल टास्क फोर्स, खास कामों के लिए तैयार फोर्स, हाई प्रोफाइल केस हैंडल करने वाली फोर्स। इस फोर्स के कमांडोज क्या अपने हथियारों की सुरक्षा भी नहीं कर पाए? क्या एसटीएफ को इतना भी नहीं पता था कि एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल को लाने के क्या प्रोटोकॉल होते हैं? जबकि विकास दुबे के ही एक साथी ने पुलिस के ही मुताबिक पुलिस के हथियार छीनकर हमला किया। ये वाली खबर 2 दिन पहले खुद पुलिस ने दी थी। क्या इसके बाद भी एसटीएफ सतर्क नहीं थी? विकास दुबे मामले पर ललन टॉप ने केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक माने डीजीपी डॉक्टर एनसी अस्थाना से बात की। डॉक्टर अस्थाना एक सूबे में पुलिस के सबसे सीनियर अफसर रहे हैं। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस
बल यानी कि सीआरपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर भी सेवाएं दी हैं, तो उन्हें पुलिस प्रैक्टिस और इस तरह के अपराधियों से निपटने का अच्छा खासा अनुभव है। सुनिए हथकड़ी और हथियार छीनने वाली बात पर वो क्या कहते हैं। एज फार जहाँ तक एनकाउंटर का प्रश्न है, ये इसकी सारी स्टोरी जो है एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है। दे कुड हैव थॉट ऑफ समथिंग बेटर। ये मतलब एक ऐसा झूठ है जो किसी भी तरह से पचाया नहीं जा सकता है। उसमें देखिए शुरू से उसमें लूप होल्स हैं। पहली बात ये कि 1 दर्जन गाड़ियों का काफिला चल रहा था, एक ही सड़क पे सब लोग चल रहे हैं, उसमें इसी की गाड़ी को उलटना था। पहली बात, द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो कि उसमें यही उल्टेगी। एंड अबव ऑल, जिस गाड़ी में प्राइम एक्यूज्ड बैठा हुआ है उसके ड्राइवर को तो और भी आदेश होना चाहिए था कि ठीक से चलाना। ओके। दूसरी बात ये बोलते हैं कि ये पिस्टल छीनने की कोशिश किया। यार तुम लोग की पिस्टल कैसे छीन ली जाती? हमसे तो कभी किसी ने पिस्टल छीनने की कोशिश नहीं की। एंड अगर आपको डर है भी कि कोई पिस्टल छीन लेगा तो उसके लिए पंजाब इंसर्जेंसी के समय से आदेश है कि पिस्टल को एक लैंडयार्ड लगाकर, एक पैराकॉर्ड होती है उसको लगा के बेल्ट में लगाए रखिए ताकि कोई छीन ना सके। राइफल के लिए भी यही आदेश है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो उसके बाद भारी गलती हुई है कि इसको हैंडकफ में क्यों नहीं रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश हैं, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का, जस्टिस कृष्णा अय्यर का आदेश है। उसके बाद डिवीजन बेंच का आदेश है 1995 का, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। इसमें दोनों में कहा गया है कि अगर कोई वायलेंट या डेस्परेट बिहेवियर वाला आदमी हो तो उसको हैंडकफ लगाई जा सकती है फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। उसको आपको खाली रिकॉर्ड करना है कि इसका इतिहास है, भाई ये तो 8 आदमी मार चुका है, उसके पहले भी मर्डर किया है, इसको तो हैंडकफ में रखना जरूरी है। आपने वैसा क्यों नहीं किया? ओके। अब गाड़ी उलटने की जहां तक बात आती है, उसके विजुअल्स आए हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, फोटोज भी है। आप देख रहे हैं कि सड़क के किनारे जो कच्ची जमीन है उस पर गाड़ी आराम से लेटी हुई है। गाड़ी उल्टी नहीं है, गाड़ी खाली करवट बदल के सो रही है। एक भी सड़क पर स्किड या ड्रैग मार्क नहीं है। कैसे हुआ? जो कच्ची जमीन है वहां तो होना चाहिए था, उसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है बारिश का। अगर एक पिस्टल लेके भाग ही गया तो एक पिस्टल में 12 ही गोली होती है ना। वंस दिस बुलेट्स आर एग्जॉस्टेड, उसके बाद तो आप उसको जूते से मार सकते हो। यूपी पुलिस से ललन टॉप का 5वां सवाल, विकास दुबे की गाड़ी कैसे बदल गई? आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक विकास दुबे को जिस एसयूवी से ले जाया जा रहा था वो टाटा सफारी स्टॉर्म कार थी। आज तक की टीम ने इस कार का पीछा किया, इसके फुटेज भी मौजूद है, लेकिन मीडिया कर्मियों को आगे जाने से रोक दिया गया। बाद में जो एसयूवी कार घटनास्थल पर पलटी मिली वो महिंद्रा TUV 300 थी। ये कार कैसे बदल गई? इस बारे में जब कानपुर के आईजी से सवाल किए गए तो उन्होंने ये जवाब दिया। देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। यानी पुलिस के मुताबिक गाड़ी नहीं बदली, लेकिन क्या ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो झूठ बोल रही हैं? 6वां सवाल, गाड़ी पलट गई तो विकास दुबे को चोट क्यों नहीं आई? पुलिस के मुताबिक जिस TUV 300 में विकास दुबे था वो अचानक कानपुर के भौती के पास पलट गई। कार पलटी तो 4 पुलिस वालों को चोट आई, वो जख्मी हो गए, लेकिन विकास दुबे का बाल भी बांका नहीं हुआ। जख्मी जवानों से उनसे ज्यादा उम्र का, अधेड़ उम्र का विकास दुबे हथियार छीनकर भाग निकला। उसके एक पांव में रॉड पड़ी है, वो बहुत तेज नहीं चल सकता, फिर भी भाग निकला। आरंभिक जांच कहती है कि विकास के शरीर पर गोलियों के निशान के अलावा दूसरे जख्म नहीं है, तो कैसे भाग निकला? 7वां सवाल, सीधी सड़क पर कार पलट कैसे गई? कार के पलटने की ये तस्वीरें देखिए। बिल्कुल सड़क के किनारे कार पलटी हुई है, जहां डिवाइडर नहीं वहां पर कार पलटी है। अगर गाड़ी तेज रफ्तार के चलते पलटी तो उसने एक ही पलटी क्यों खाई? सड़क पर गाड़ी की खरोच के, उसके घिसने के निशान मौजूद क्यों नहीं है? 8वां सवाल, विकास दुबे के सीने में गोली कैसे लगी? पुलिस कह रही है कि विकास दुबे हथियार छीनकर भाग रहा था। वो एक कच्चे रास्ते से होकर मुख्य सड़क से लगभग 100 मीटर दूर चला गया था। अगर किसी भागते हुए पर गोली मारेंगे तो गोली कहां लगेगी? पीठ पर। लेकिन विकास दुबे के 3 गोली सीने में लगी थी, यानी गोलियां सामने से मारी गई। अब ये कैसे हुआ ये तो पुलिस ही बता सकती है। पुलिस को यह भी बताना चाहिए कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि विकास को जख्मी नहीं किया जा सकता था। उसे ऐसी जगहों पर ही क्यों मारा गया कि उसकी जान चली गई? क्या पुलिस ने अपनी उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जिससे विकास को घातक चोट पहुंचाए बगैर काबू किया जा सकता था? बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि विकास दुबे भी गोली चला रहा था और इसीलिए पुलिस वाले भी जख्मी हुए। एक पुलिस वाले के हाथ पर और एक पुलिस वाले की जांघ पर चोट लगी।
और विकास दुबे के सीने पर। नवा सवाल, उज्जैन से कल शाम करीब 5:30 बजे विकास दुबे को यूपी एसटीएफ के हवाले किया गया और तब इसका वीडियो भी बनाया गया। खबरें छपी थी कि उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर यूपी पुलिस के वाहन में बिठाया गया। क्या ये सत्य है? अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई थी तो सीने में गोली कैसे लगी? यूपी पुलिस को इसकी भी जांच करनी होगी। और 10वां सवाल, मीडिया के वाहन क्यों रोके गए? यूपी पुलिस जिस कार में विकास दुबे को ला रही थी, मीडिया की गाड़ियां उसके पीछे चल रही थी। इंडिया टुडे की टीम भी पुलिस के काफिले के पीछे थी, लेकिन कानपुर नगर में घुसने के बाद मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया। पुलिस ने उनकी चेकिंग शुरू कर दी। ऐसी कौन सी खुफिया जानकारी थी जिसके चलते एकाएक हाईवे पर वाहनों की जांच होने लगी, और ये तभी क्यों हुआ जब पुलिस की गाड़ी आगे निकल गई? 11वां सवाल, क्या पुलिस वालों ने एनकाउंटर की जगह पहले से तय कर ली थी? कानपुर के भौती में जिस जगह विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ वहां पुलिस के लोग पहले से मौजूद थे, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या ऐसा था? दूसरी बात, एक बाकायदा ऐसी सुनसान जगह जहां पर सड़क है, सड़क के बीच में कच्चा रास्ता है और 100 मीटर भीतर जाके वहां पर एनकाउंटर होता है। 12वां सवाल, विकास दुबे को हवाई रास्ते से लाने पर विचार क्यों नहीं किया गया? जब पुलिस ये देख पा रही थी कि विकास दुबे के साथी गाड़ियों से भाग रहे थे, तो क्या उसे उज्जैन से कानपुर की दूरी हवाई मार्ग से लाने पर विचार नहीं किया जा सकता था? ऐसा होता तो विकास सीधे कानपुर के हवाई अड्डे उतरता और उसे भागने के लिए जगह नहीं मिलती। 13वां सवाल, विकास दुबे का मास्क क्यों नहीं गिरा? ये विकास दुबे को अस्पताल ले जाने का वीडियो है। वीडियो में विकास दुबे के कान से लटका हुआ मास्क दिखता है, उसकी डेड बॉडी पर मास्क। विकास दुबे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसने पुलिस वालों से पिस्तौल के लिए छीना झपटी की, गाड़ी से निकलकर भागा और फिर पुलिस ने गोली भी मार दी, लेकिन मास्क नहीं गिरा। ये समझ से बाहर है। 14वां सवाल, विकास दुबे से उज्जैन में क्या बात हुई? क्या उसने वहां किसी का नाम लिया? क्या उसने यूपी पुलिस से जान का खतरा बताया? विकास दुबे ने अगर सरेंडर किया तो वो यूपी में भी कर सकता था, लेकिन एमपी तक क्यों गया? क्या उसे इस बात का अंदेशा था कि यूपी में उसे पुलिस से जान का खतरा है? उज्जैन में उसने इस बाबत पुलिस को क्या बयान दिया? और 15वां सवाल, क्या विकास दुबे की पुलिस ने हत्या की? अगर 14 सवालों का पुलिस संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे सकती तो ये क्यों ना मान लिया जाए कि पुलिस ने विकास दुबे की हत्या की? ये एनकाउंटर नहीं, हत्या थी, ये क्यों ना माना जाए? कानून व्यवस्था का जिस तरह से माहौल बनाया गया है वो इतना भी आसान नहीं। सुनिए लल्लन टॉप से यूपी के पूर्व डीजीपी विभूति नारायण राय ने क्या कहा। मैंने बहुत सारे मामलों में देखा जिसमें भुगतना पड़ा। उसमें अनफॉर्चुनेट ये है कि ये फैसला कोई किसी उसमें सबसे सीनियर अफसर कौन रहा होगा, जिस ग्रुप में एक इंस्पेक्टर रहा होगा, तो वो उसके ऊपर के अफसर जो एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, डीजी हैं, मुख्यमंत्री तक ये बात जाएगी, ये इन लोगों को सजा मिलती है। और ये हो ही नहीं सकता कि ये स्टेज मैनेज हो। अगर ये एनकाउंटर तो वो सीनियर मोस्ट लेवल से इसकी क्लियरेंस ना मिली हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर ये सचमुच एक्सीडेंट हुआ था और वो एनकाउंटर, तब तो समझ में आता है कि भाई जो ऑफिसर वहाँ पर ग्राउंड पे जो सबसे सीनियर होगा वही फैसला करेगा। वो तो शिकायत नहीं कर सकता है कि अगर उसकी राइफल छीन के कोई बदमाश भाग रहा है तो उसको भी अधिकार है कि वो उसको मारे। लेकिन अगर स्टेज मैनेज है ये एनकाउंटर, तो ये तो हाईएस्ट लेवल से तय हुआ होगा। राय की बात पर तसल्ली से सोचिएगा, सब जानते थे, सबको अंदेशा था, तब भी विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। आखिर वो ऐसा क्या जानता था जिसे जनता के सामने नहीं लाया जा सकता था? क्या जो लोग उसे प्रश्रय दे रहे थे वो उससे उकता गए थे? क्या पुलिस और राजनीति में विकास से जुड़े लोगों को इस बात का डर था कि विकास उनका नाम ले लेगा? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सबसे अच्छी तरह से विकास ही दे सकता है, लेकिन अब ये संभव नहीं। संभव है एक निष्पक्ष जांच जिससे हमारे सिस्टम की बची कुची इलाज को सहेजा जा सके। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे अपराधियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपराधियों को सज़ा देने का एक तंत्र है। अगर पुलिस के इस कथित सिंघमनुमा एक्ट पर आप यूं ही तालियां पीटते रहेंगे तो जितने भी फर्जी एनकाउंटर हैं या वो सारी शिकायतें जो आप में से कई लोग करते हैं कि पुलिस वाले हमारी सुन नहीं रहे या पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती हमारे साथ ऐसा कर दिया या ऐसा नहीं किया, उन सारी शिकायतों को बेमानी करार दिया जाएगा, क्योंकि आपने अपनी सारी आस्था पुलिस के उन सारे कामों में लगा दी जो रूल बुक से बाहर है। पुलिस में और गुंडे में एक फ़र्क होता है। पुलिस कई बार ऑफेंसिव कार्रवाइयाँ करती है, करनी भी चाहिए अगर दुरुस्त हों। पुलिस के जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को प्रणाम है,
और उनको न्याय मिले, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि विकास दुबे से सबसे पहले सख्त पूछताछ की जाती, ताकि कई रसूखदार लोग भी नपते। वो होता पूरा न्याय। अब देखते हैं न्याय किस गली में आगे बढ़ता है और किस मुहाने पर जाकर ठिठकता है। लोकप्रियतावादी स्टैंड लेना आसान है, लेकिन देश और सिस्टम समझदारी से बनता है, सिर्फ कोरी भावुकता से नहीं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। उम्मीद है कि सोमवार को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।